हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और ये चैनल है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, जिसमें आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शन है, जिसके हम डिटेल में पूरी वीडियो बना रहे हैं। पूरी वन शॉट में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम आज सारे टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारे फंक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम बिल्ट इन फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इसके बारे में एक पूरा डिटेल इसके एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं मैं। और साथ में हम करेंगे इनके प्रैक्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे आर्गुमेंट किसे कहते हैं, पैरामीटर्स किसे कहते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर किसे कहते हैं, पोजिशनल पैरामीटर किसे कहते हैं, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, ऐसे फंक्शन जो रिटर्न करते हैं वैल्यू, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे कि एक फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका किस तरीके का फ्लो होता है, कौन सी चीज पहले चलती है, कौन सी बाद में चलती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में हम देखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो यदि आपने लास्ट तक देख लिया तो आज क्या आने वाले पूरे जितने भी आपके सेशंस होंगे या जो भी आप चीज करोगे, क्वेश्चन पेपर करो चाहे सैंपल पेपर करो, उसमें फंक्शन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे न्यू है तो मेरा आपसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसके बाद जो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं फंक्शन के बाद वाले, जब मैं उनको अपलोड करूं तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है कि आखिर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें होती है। तो फंक्शन क्या है? A function is a block of code that perform a specific task, ठीक है। क्या बोल रहा है? फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। ब्लॉक मींस ग्रुप ऑफ कोड। हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हम 3-4 लाइन लिख देते हैं, उसका एक ब्लॉक बन जाता है अपने आप में, उसे क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई इसकी एक डेफिनेशन कि कहीं पे भी हम किसी काम को करने के लिए क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ कोड बनाते हैं या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो एक पर्टिकुलर काम करता है उसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, ठीक है। पहली डेफिनेशन। दूसरी, इसी के पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने जोड़ दिया है, दैट अकम्प्लिश्ड अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज इन्वोक्ड, ठीक है। ये भी सेम चीज लिखी हुई है, बस इसमें थोड़ी सी 2-3 वर्ड्स हमने एक्स्ट्रा लिख दिए। क्या बोल रहा है? फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं? एक नाम दे देते हैं कि भैया हमने क्या किया, ये 4 लाइनें हैं, इसको एक क्या दे दिया हमने? एक नेम दे दिया, एक नाम दे दिया, ठीक है। दैट अकम्प्लिश्ड अ स्पेसिफिक टास्क, और वो क्या करता है? कुछ पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। हमने जो ग्रुप ऑफ लाइंस लिखे वो कुछ पर्टिकुलर काम करती हैं, वो तो हमें पता ही है। लेकिन उन लाइंस को, वो 4 लाइन के ग्रुप को हमने क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। जैसे कि आप लोग के ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं ना, जैसे आप लोग के हाउस बांटे गए हैं स्कूल में, तो आपके हाउस का एक नाम है कि इतने सारे लोगों का हाउस का नाम ये टैगोर हाउस है, ठीक है, इस तरीके से। तो सेम वे हम क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ जो रहते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उसको हम एक नाम दे देते हैं, और जब हम उस नाम को कॉल करते हैं या उस नाम को पुकारते हैं या इन्वोक करते हैं या चलाते हैं उस नाम से उन इंस्ट्रक्शन को, तो वो क्या करते हैं? चल जाते हैं, ठीक है, या वो टास्क को पूरा कर देते हैं। जैसे कि हमने बोला कि भाई 4 लोग, तुम लोग 4 लोग हो, ठीक है, 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया। मैंने बोला कि तुम 4 लोगों के ग्रुप का नाम है साफ सफाई करना, ठीक है। तो मैं जैसे ही मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ग्रुप का नाम है क्या बोलते हैं इसको? क्लियर, ठीक है। तुम्हारे ग्रुप का नाम है क्लियर, तो मैं जैसे ही क्लियर बोलूंगा कि क्लियर साफ सफाई करो, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम चारों लोगों का, 5 लोगों का, जितने लोगों का ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? साफ सफाई का काम करने लगेगा, मतलब जो टास्क दिया उसको परफॉर्म करने लगेगा। सेम वे हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है कि हम किसी काम को, क्या हमें लग रहा है कि कोई काम है, उसको हमें बार बार करना पड़ रहा है, या हमें को कोई कोई पर्टिकुलर कोड है उसे बार बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर काम है हमको बहुत सारी जगह यूज में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? वो ग्रुप ऑफ लाइंस को क्या करते हैं? उसको एक कोड बना लेते हैं, उनको एक ग्रुप कर देते हैं, और उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। और जब भी जहां पे भी हमें उन 4 लाइंस की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं? उस ग्रुप के नाम को कॉल कर लेते हैं और वो हमारा काम कर देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया।
तो एक जगह साफ सफाई करनी थी, वहां भी मैं बोलूंगा कि क्लियर ग्रुप, साफ सफाई कर दो। फिर हम दूसरी जगह गए, वहां पे भी साफ सफाई वाला काम दिखा, तो फिर से मैं क्या करूंगा, उन्हीं 4 लोगों के ग्रुप को बोलूंगा क्लियर ग्रुप, यहाँ भी गंदा है, क्लियर ग्रुप यहाँ पे भी गंदा है, तुम क्या करो, साफ सफाई करो। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कुछ ऐसे वर्क करना पड़ता है, ये ऐसे टास्क रहते हैं जहां पे हमको मल्टीपल टाइम्स वही वही काम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कोड्स को क्या कर देते हैं, एक हेडिंग के अंदर लिख देते हैं या एक नाम दे देते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को कि भाई ये इन 4 लाइन का नाम है, जहां पे भी इन 4 लाइन को एग्जीक्यूट करना रहेगा हम इस ग्रुप का नाम को क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे और ये लाइन 4 लाइनें चल जाएंगी। और इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है। यही फर्स्ट लाइन में लिखा है, अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, लाइक कर देना यदि ये आपको पसंद आया हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो कि हम फंक्शन क्यों बनाते। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, फंक्शन इज यूज टू अचीव मॉड्युलरिटी एंड यूजेबिलिटी। ठीक है, हम किस लिए यूज करते हैं, मॉड्युलरिटी के लिए यूज करते हैं और रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी तो मैंने अभी बता ही दिया है कि जहां जहां हमको अगेन अगेन रीयूज पड़ता जाता है, वो पर्टिकुलर कोड का हमें जरूरत पड़ती जाती है, वहां वहां हम सिंपली उसको कॉल कर लेते हैं, हमें बार बार उन 4 लाइनों को नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए हम फंक्शन बना लेते हैं, और जहां पे भी उसका यूज है सिंपली फंक्शन को कॉल करते हैं और वो सारी लाइनें बाय डिफॉल्ट हमारी चल जाती है बिना उनको दोबारा लिखे। ये क्या कहलाता है, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद ये और क्या प्रोवाइड करता है, मॉड्युलरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मॉड्युलरिटी से मतलब कि सपोज करो कि हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, मान लो सपोज करो हम कैलकुलेटर्स बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सपोज करो कि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटर में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीजें बेसिकली होती है। तो हम यदि एक ही कोड में ये चारों चीज का कोड लिख देंगे बिल्कुल लाइन से, जैसा हम अभी करते आ रहे हैं, लाइन बाय लाइन लिख दिए सबके कोड और चलाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग को उसको कोड को पहली तो चीज पढ़ने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि सारी चीज एक लाइन से लिखोगी, हमको समझ नहीं आएगा कि भाई एडिशन का क्या कोड है, मल्टीप्लिकेशन का कौन सा कोड लिखा है। ठीक है, हमें ढूंढना पड़ेगा उसमें एक तरीके से, और चेंजेस करना पड़ा तो हमको चेंजेस करने में भी प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि एरर्स वगैरह ढूंढने में दिक्कत जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि यदि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो जब भी हमें किसी बड़े प्रोजेक्ट के स्मॉल स्मॉल टास्क को तोड़ना रहता है तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, फंक्शंस का। जैसे कि हमारे सर ने बोला कि बेटा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन से सारे प्रोग्राम्स एक ही लाइन में नहीं लिख देंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे। हम बोलेंगे सर ये एडिशन वाला फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं। यदि आप एडिशन को कॉल करोगे तो क्या करेगा, ये नंबर को जोड़ के दे देगा। आप डिवीजन को कॉल करोगे तो ये 2 नंबर को डिवाइड करके दे देगा। आप सब्ट्रैक्शन को कॉल करोगे तो ये 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि सपोज करो कि सर बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा एडिशन तो गलत आ रहा है, 10 प्लस 10 क्या आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, आपका 10 प्लस 10 1010 आ रहा है, ये गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ है आपके कोड में। तो आपको बाकी सारे कोड को नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप कौन से कोड में जाओगे, हमें मालूम है कि हमारे सम वाले उसमें गड़बड़ी है, तो हम सम वाले फंक्शन के अंदर की 4 लाइन चेक कर लेंगे कि हाँ यार इसमें मैंने प्लस की जगह ये चीज गलती कर दी या इनपुट इस तरीके से गलत ले लिया। तो हमें पूरा कोड नहीं क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, हमें सिंपली उस फंक्शन के अंदर लिखे हुए कोड को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि भैया एडिशन का ही जो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एडिशन में ही प्रॉब्लम आ रही, बाकी सब सही चल रहा है, तो मैं क्यों ना फंक्शन, हमारा एडिशन वाला फंक्शन है उसी में जाके काम करूं। ठीक है, तो उसी में जाके मैं एरर ठीक करूंगा। तो ये क्या कहलाती है, मॉड्युलरिटी। इससे फायदा भी होता है। ठीक है, हम अलग अलग मॉड्यूल्स बांट देंगे, अपने फ्रेंड को बोल दिया बेटा एक काम कर, तू सम का बना ले, तू सब्ट्रैक्शन का बना ले, तू क्या कर रहा है डिफरेंट डिवीजन का बना। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग फंक्शंस हैं उनको एक पर्टिकुलर सिंगल मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं और हम हमारा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में भी होता है। ठीक है, सपोज करो कि हमें स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाने को बोला, तो हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ लेते हैं। हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स का अलग मॉड्यूल बना लो,
टीचर्स के लिए अलग मॉड्यूल बना लो, स्टूडेंट्स के लिए अलग मॉड्यूल बना लो, तो ये अलग अलग। फिर लाइब्रेरी के लिए अलग मॉड्यूल बना लो, ठीक है, टीचिंग के लिए अलग मॉड्यूल बना लो। तो हम क्या करते हैं, उस पूरे सॉफ्टवेयर को अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, कि हमें मालूम है कि फीस फीस जमा होगी तो इसका एक अलग ही मॉड्यूल रहता है, ये ऑफिस से रिलेटेड काम करे। टीचर्स के लिए एक अलग मॉड्यूल बना लो, ठीक है, इसमें टीचर से रिलेटेड कोडिंग वगैरह होंगी, और टीचर को वगैरह स्टूडेंट से अलग मॉड्यूल बना लो, इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड चीज होंगी। तो ये अलग अलग मॉड्यूल सब बनाते हैं, उनमें क्या कोडिंग होगी कि जो भी फंक्शंस लगते हैं उनके अलग बना लेते हैं, और लास्ट में हम इन सबको क्या कर देते हैं, एक सिंगल ज्वाइन करके एक सिंगल सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शंस कुछ काम करते हैं। क्लियर हुआ कि हमको फंक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है, एक तो मॉड्यूलरिटी के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। वंस डिफाइंड, जब भी हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ए प्रोग्राम विदाउट राइटिंग कोड्स ऑफ दैट फंक्शन एवरी टाइम। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक बार हमने एक फंक्शन बना लिया जिसके हमने कुछ 4-5 लाइन लिख दी और उस फंक्शन को नाम, उसको एक फंक्शन को नाम दे दिया, ठीक है। तो हमें हर जगह क्या नहीं करना पड़ेगा, हमको उन 4 लाइनों को नहीं लिखना पड़ेगा, हमको बार बार उन 4 लाइनों को नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन, ठीक है, ये कहलाता है रीयूजेबिलिटी। और वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि हमें बार बार किसी कोड को ना लिखना पड़े, तो हम उस कोड को क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं और उस फंक्शन को एक क्या करते हैं, नाम देते हैं, और जहां पे भी हमको उस कोड की जरूरत पड़ती है हम सिंपली उस फंक्शन के नाम को कॉल कर लेते हैं, उस फंक्शन के नाम को या नाम से कॉल कर लेते हैं, तो वो सारी लाइनें चल जाती हैं, हमें बार बार उन लाइनों को लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था फंक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर फंक्शन बनता कैसे है, क्या होता है पाइथन में, ठीक है। तो फंक्शंस तो अभी हमने पढ़ लिया। अब फंक्शन में हमारे पास जो पाइथन है उसमें 2 प्रकार के फंक्शंस को हमने डिवाइड किया। एक फंक्शन होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाले, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है। कुछ फंक्शन जो हमारे हैं वो कहाँ पे रहे, हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं, और दूसरे जो फंक्शन है वो हैं यूजर डिफाइंड, यानी कि जो हम बनाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड, ठीक है। यूजर डिफाइंड से मतलब यूजर जो डिफाइन करता है वो वाले फंक्शन, यानी कि जो हम बनाएंगे, ठीक है, हम यूजर हैं, हमें बनाना है, ठीक है। तो हम यदि खुद से बनाते हैं अपने फंक्शन तो वो कौन से फंक्शन कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड। और बाकी जो सारे रहते हैं वो सब पाइथन में लिखे हुए हैं, पहले से बने बनाए रहते हैं, उन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ पाए जाएंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, ठीक है। जो पाइथन वालों ने बना के रखे हैं उनकी कोडिंग में ऑलरेडी वो फंक्शन पहले से मौजूद है, हमें उन सिर्फ बने बनाए फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। और हम उनको कॉल करते हैं तो वो सारा काम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में 2 तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन और दूसरा होता है मॉड्यूल, ठीक है। एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल, ठीक है, सॉरी बिल्ट इन मॉड्यूल फंक्शन, और सॉरी एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं मॉड्यूल फंक्शन। ये 2 तरीके के फंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये आखिर होते कैसे कैसे हैं। तो बिल्ट इन के मतलब जो पहले से ही हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड रहते हैं, जो एक प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज आते हैं, जो बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना, ठीक है, किसी चीज को डिफाइन करना, डिक्लेयर करना, ये सब चीजें पहले से ही क्या होता है हमारे पाइथन के कोड में लिखा रहता है, जिसको इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाता है कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। इन फंक्शन की मीनिंग की जो भी डिटेल्स रहती है वो इंटरप्रेटर में ही लिखी रहती है कि भाई कुछ कुछ फंक्शंस ये हैं, इनके लिए किसी चीज को कहीं पे डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप इनको सिंपली यूज कर सकते हैं। ये कौन से कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हम इनपुट यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन, कहीं पे हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, तो ये कौन से फंक्शंस कहलाते हैं, ये हमने तो नहीं बनाए हैं, ये किसने दिए हैं, पाइथन ने दिए हैं, और ये पहले से ही बने बनाए फंक्शन है जिनको हम रेडी टू यूज क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सिंपली हमको जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है, कुछ कहीं प्रिंट करना है तो प्रिंट के अंदर सिंपली हम लिख देते हैं चीजों को और वो प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी आगे इसमें डिटेल में हम पूरा पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स को। चलिए बात कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन की, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, built-in functions are the ready-made function in Python that are frequently used in programs, ठीक है। क्या होते हैं, ऐसे बिल्ट इन या रेडीमेड फंक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम किसमें, प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि हमको द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दीज बिल्ट इन फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। जो भी हमको इनको यूज करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है
वो क्या होते हैं, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं हमारे इंटरप्रेटर में। कि सपोज करो मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास कौन सा फंक्शन है, नीचे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो इस प्रिंट फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे क्या बोलते हैं, कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह नहीं लिखनी पड़ेगी। ये जो इसकी डेफिनेशन है वो ऑलरेडी कहाँ लिखी है, पाइथन इंटरप्रेटर में। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है जो क्या करता है, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में। वो समझता है कि भाई ये प्रिंट क्या काम करता है, इसके बारे में इसके इंटरप्रेटर में पूरी चीज लिखी हुई है। कि इंटरप्रेटर को पता है कि इंटरप्रेटर को जैसे ही दिखता है प्रिंट, और जैसे ही उसको मिलता है प्रिंट, तो वो समझ जाता कि भैया कि मुझे ये प्रिंट फंक्शन के बारे में पता है, जहां पे भी मुझे ये प्रिंट मिलेगा मैं उसमें लिखी हुई चीजों को क्या करूंगा, एज इट इज स्क्रीन पे दिखा दूंगा। क्योंकि उसको पता है कि प्रिंट फंक्शन के लिए मुझे क्या करना है, जो भी उसमें लिखा है उसको एज इट इज डिस्प्ले करना है, ठीक है। ऐसे इंटरप्रेटर को क्या पता है, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन किस लिए यूज होता है, कि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू देंगे तो क्या होगा, वो एज अ इनपुट चला जाएगा किसी भी वेरिएबल में, या यूजर से हमें इनपुट लेना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह इंट फंक्शन है, ये बहुत सारे फंक्शन है जो कैसे हैं, हमारे बिल्ट इन फंक्शन। मतलब इनकी जो भी डेफिनेशन है वो ऑलरेडी क्या है, बनी हुई है, ठीक है, बनी बनाई है। इनके बारे में हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। ये क्या होते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर में ऑलरेडी कैसे हैं, डिफाइंड है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे फंक्शन जिसकी डेफिनेशन या जो ऑलरेडी डिफाइंड है किसमें, पाइथन इंटरप्रेटर में, और जिनको हम रेडीमेड फंक्शंस हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या फंक्शंस कौन से कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है, बिल्ट इन मतलब कि उसमें पहले से ही बिल्ट हुए आते हैं, हमें बनाना नहीं पड़ता। बिल्ट मतलब बनाना ही होता है ना, तो बिल्ट इन मतलब बिल्ट है उसी में वो फंक्शन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब उसी के साथ में ही आते हैं पाइथन के साथ। पाइथन इंस्टॉल करोगे तो ये सारे फंक्शन उसी के साथ मिलते हैं, जिनके बारे में उसके इंटरप्रेटर में लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं। और ऐसे ही फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का फंक्शन जो हमने पढ़ा, बिल्ट इन फंक्शन। ये भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पाया जाता है पाइथन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद वाले फंक्शन की, जो कि है हमारा मॉड्यूल फंक्शन, ठीक है। अब ये मॉड्यूल फंक्शन क्या है, क्लास 11 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये मॉड्यूल फंक्शंस, ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़े हुए हैं ना, कि हमने मैथ मॉड्यूल पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पढ़ा है, रैंडम मॉड्यूल पढ़ा है, ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ा है। तो ये क्या है, ऐसे फंक्शंस जो किसी मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड होते हैं, वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल फंक्शन। सीधी बात है, नाम ही उनका मॉड्यूल फंक्शन है। तो जो ऐसे फंक्शन जो क्या होते हैं, किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड होते हैं कि भाई ये इस मॉड्यूल का फंक्शन है, वो क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्लास 11 पढ़ा है कि हमें मैथ्स से रिलेटेड काम करने हैं, कि मैथ्स में मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, सम निकालना है किसी चीज का। तो हम कौन सा मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, मैथ मॉड्यूल का। कौन से मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट मैथ। क्या लिखते हैं, इंपोर्ट मैथ। तो इससे क्या होगा कि मैथ मॉड्यूल इंक्लूड हो जाएगा या इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम मैथ मॉड्यूल को क्या करते हैं, क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब इस मैथ मॉड्यूल में लिखे हुए जितने भी फंक्शंस हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या अंतर आया बिल्ट इन मॉड्यूल में और बिल्ट इन फंक्शंस में और मॉड्यूल फंक्शन में। बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें कुछ चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें पार्टिकुलर मॉड्यूल के फंक्शंस को यदि यूज करना है तो उस फंक्शन को पहले क्या करना पड़ता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे मैथ्स से रिलेटेड काम करने तो हम मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काम करने तो हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। रैंडम मॉड्यूल का यूज हम कब करते हैं, जब ये रैंडम से रिलेटेड काम करना रहता है, ठीक है, रैंडम या रैंडम नंबर्स को जनरेट करना रहता है। इसी तरह हम पांडास वाले फंक्शंस को यूज करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम ग्राफ बनाना रहता है तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब करते हैं। तो ये क्या है, हमारे मॉड्यूल फंक्शंस हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल्स में लिखे हुए गए हैं उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है मॉड्यूल फंक्शन में तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन 5।
वी कैन डायरेक्टली कॉल दिस फंक्शन इन अवर प्रोग्राम विदाउट डिफाइनिंग देम, ठीक है, इनको भी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी ऑलरेडी किसी ना किसी मॉड्यूल में हमें मिल जाते हैं, डिफाइन नहीं करना पड़ता, बट यदि हमें उनका यूज करना है तो उन्हें हमें हमारी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे मॉड्यूल्स फंक्शंस, ठीक है, जो किस में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ऐसे फंक्शंस जो ना कि बिल्ट इन है ना ही मॉड्यूल फंक्शन है, यानी कि ना तो ये पहले से बने बनाए आए हैं ना ही किसी मॉड्यूल के फंक्शन है, वो भी पहले से ही बने बनाए आते हैं। ये कैसे फंक्शन है जो हमने बनाए हैं या हमारे को काम करने के लिए जो हम खुद से फंक्शंस बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या लिखा है, व्हेन वी डिफाइन आवर ओन फंक्शन व्हाइल राइटिंग द प्रोग्राम सच फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो हम खुद लिखते हैं किसी काम को करने के लिए उसे किस तरीके के फंक्शन कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, यूजर डिफाइंड मतलब ऐसे फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन करता है किसी काम को करने के लिए, वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। क्लियर? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन सभी की। बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी बिल्ट इन आए हैं, जो पहले से आए हैं, जो इंटरप्रेटर समझ जाता है फंक्शन, ठीक है, किस लिए लिखा गया है, वो कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मॉड्यूल फंक्शन, नाम ही उसका मॉड्यूल फंक्शन, मतलब ऐसे फंक्शन जो किसी मॉड्यूल के अंदर पाए जाते हैं और उन फंक्शन को यूज करने के लिए पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, वो कौन से कहलाते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि मैथ फंक्शन के मॉड्यूल फंक्शंस हो गए, मैथ के कौन से, मैथ मॉड्यूल के कौन से फंक्शन होता है, मिन मैक्स, ठीक है। ऐसे स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के कौन से हो गए, मोड, मीडियन, ठीक है, इस तरीके के। ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर डिफाइन करता है, ठीक है, जो यूजर क्रिएट करता है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और यहां से हमारा चालू होगा फंक्शन को बनाना और प्रैक्टिकल करना, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया है। अब फंक्शन डेफिनेशन बिगिन विथ डेफ शॉर्ट फॉर डिफाइन, ठीक है। अब हम किस तरीके से बना सकते हैं, जब भी हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना रहता है तो हम क्या लिखते हैं, DEF। इसका मतलब क्या होता है, डिफाइन, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन को, फंक्शन बता रहे हैं कि भैया यहां से हमारा फंक्शन चालू हो रहा है। द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज एज फॉलो। हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। नीचे देखो हमने क्या लिखा, DEF, यहां दिख रहा है DEF। हम लिख रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन, फिर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम। क्या लिखा है यहाँ पे, CYL, ये क्या है, हमारे फंक्शन का नाम, और फिर लगता है इसके साथ में ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें हम जो ये H और R लिखा हुआ है इसे कहते हैं पैरामीटर्स। क्या बोला जाता है इसे, पैरामीटर्स, ठीक है। याद रखना कि जो भी हेडर है, मतलब कि जो ये सबसे पहली लाइन लिखी रहती है जिसमें DEF लिखा रहता है और फंक्शन का नाम लिखा रहता है, वो क्या कहलाता है, फंक्शन हेडर, ठीक है। सीधी बात है कि जो भी कभी भी नाम वगैरह लिखते हैं या किसी चीज के बारे में हम बताते हैं तो वो हेडिंग वगैरह क्या रहती है, शुरुआत में ही रहती है। तो ये क्या हो गई, फंक्शन की हेडिंग हो गई, यहाँ पे हम क्या लिखें, उसका नाम लिखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, वो क्या कहलाता है, फंक्शन का हेडर। और फिर चालू होती है एक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, टैब दबाते हैं और इतनी स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एरिया CEL के आगे से ये स्पेस छोड़ी हुई है, और फिर हम लिखते हैं इस फंक्शन के अंदर की लाइन जिसमें ये 2 लाइन लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी। और ये 2 लाइन क्या कहलाती है, फंक्शन की बॉडी। यानी कि मैंने बोला था ना कि आपको हमने एक नाम दे दिया और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 4-5 लाइन लिख सकते हैं या जितनी चाहे उतनी लाइन लिख सकते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर काम करके देती है। जैसे कि इसमें क्या करके दे रही है, ये H और R है, ये क्या कर रही है, एरिया पर्टिकुलर क्या कर रही है, हमारे को 2πRH, यानी कि ये एरिया ऑफ सर्किल हमको निकाल के देगा ये फंक्शन, ठीक है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब जब ये क्या करेगा, हमारे को एरिया निकाल के दे देगा किसी भी सर्कल का, ठीक है। और इसके बाद क्या होती है, एक रिटर्न वैल्यू होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाती है, रिटर्न वैल्यू। जब हम चाहते हैं कि फंक्शन चल जाए और चलने के बाद कुछ वैल्यू हमको वापस दे, तो हम उसमें एक रिटर्न वैल्यू नाम का पैरामीटर दे देते हैं, सॉरी पैरामीटर नहीं, हम क्या करते हैं, रिटर्न नाम का एक क्या बोलते हैं इसको, कीवर्ड लिख देते हैं, और जो वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न कराती है वो हम रिटर्न कर देते हैं, तो वो जहां से कॉल किया रहता है वहां पहुंच जाती है, ठीक है। अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी तो हमें सिंपल सी चीजें पढ़ने हैं कि भाई एक फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। रिटर्न का एक अलग से टॉपिक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वहां हम उसको डीप में समझेंगे। क्लियर? तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी कि हमें फंक्शन बनाना रहता है तो हम डेफ का यूज करते हैं और उस फंक्शन का नाम लिखते हैं,
और क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट से क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट और एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारा फंक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, 2 कॉलन यहाँ की। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन का हेडर है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया। क्लियर। चलिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूं एक फंक्शन किस तरीके से बनता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कहाँ पहुंचना है अपने को, हमें पहुंचना है हमारे एनाकोंडा में, ठीक है। एनाकोंडा अभी चालू नहीं हुआ। चलिए, तो एनाकोंडा चालू नहीं हुआ जब तक मैं आपको बता दूं कि द आइटम्स एच एंड आर कॉल्ड पैरामीटर्स। यहाँ पे दिख रहा है कि हमने क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एच कॉमा आर लिखा है, इसको क्या कहा जाता है, पैरामीटर्स। एंड दे आर ऑप्शनल, मतलब कि हम कभी पैरामीटर दे भी सकते हैं और कभी नहीं दे सकते, ठीक है। इनकेस आपको एग्जाम में पूछता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो और पैरामीटर्स किस तरीके के होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, या फिर नहीं होते हैं, ठीक है, या नन ऑफ दिस, इस तरीके से। तो याद रखिए कि आपको क्या लिखना है, ऑप्शनल। हम देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं और नहीं देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शनल होते हैं हमारे ऊपर, किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी यदि आप पैरामीटर नहीं देते हैं तो। हैंस अ फंक्शन मे और मे नॉट है पैरामीटर्स, जो कि अगली लाइन में लिखा है। आल्सो अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, हेयर एरिया सीएल इज ए रिटर्न वैल्यू। और जरूरी नहीं है कि हम फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराएं, कुछ फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शंस वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते वो कौन से फंक्शंस कहलाते हैं, वॉइड फंक्शन। कौन से फंक्शन कहलाते हैं, VOID, वॉइड। ऐसे फंक्शंस जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करते उन फंक्शन को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिनको कहा जाता है वॉइड फंक्शंस। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू देन सच फंक्शंस आर नोन एज वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो आप ऑप्शन में वॉइड फंक्शन को टिक लगा रहे होंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, आगे नहीं बात करना था, आगे हमें क्या करना था, जुपिटर नोटबुक पैड पे इसको चला के देखना है कि हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से बना सकते हैं, वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए जब तक ये ओपन हो रहा है, जल्दी हो जा, थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-3 सेकंड लगेंगे। वैसे भी आप 4x स्पीड में देख रहे होंगे जब इस वीडियो को आप चला रहे होंगे, क्योंकि ये आ गया, ठीक है। तो हम जाएंगे न्यू पाइथन 3 फाइल में। तो सबसे पहली लाइन जो हमें लिखनी है, पहले तो हम आपको बताते हैं दोनों तरीके के मेथड कि भाई अंतर कहाँ पड़ रहा है आपको। चलो पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे, मैंने बोला कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाओ, तो तुम लोग क्या करते थे, सर A=5 लिखा, बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं आप लोगों को। A=5 लिखा, B= क्या लिखा, 6 लिखा। फिर आप बोलते थे C= क्या कर दो सर, A+B, और क्या कर दो सर, PRINT, प्रिंट कर दो किसको, C को, ठीक है। तो ये क्या करता था, A और B को जोड़ के क्या कर देता था रिजल्ट, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू नहीं लिखा तो एरर दे दी, ठीक है। रन, क्या हो गया, 11, क्या बोला इसने, 11। तो ये क्या था हमारा, ये पुराना रिवाज था। और ऐसे ही हमको यदि क्या करना था, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, A-B करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ -B, और इसको रन करता हूँ, क्या लिखा आ रहा, -1। मतलब कि मैंने क्या किया, एक कोड ये लिखा, एक कोड ये लिखा, इतना स्पेस नहीं देना था, थोड़ा और इसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं, ये लिखा, ये क्या कर दिया, रन, ठीक है। अब मान लो कि किसी प्रकार की कुछ एरर आ गई तो हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइनें देखना पड़ेगा। एक एडिशन के लिए प्रोग्राम कौन सा लिखा था मैंने, सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा लिखा था, और ये बहुत ही गिचड़ पिचड़ सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। हमने क्या किया, फंक्शंस बनाना चालू किया, जो क्या करता है कि हमको क्लियरिटी भी रहती है और रीयूजेबिलिटी भी रहती है। चलो दोनों तरीके देखते हैं। अब हमने क्या किया, ये सब कोड को क्या कर दिया, हमने एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये कोड तो अपना है ही, ठीक है। अब देखो फंक्शन बनाने का तरीका, हम क्या लिखते हैं, DEF हो गया हरे रंग का, मतलब ये डेफ क्या है, हमारा कीवर्ड है जो फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है। फिर स्पेस देते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है। तो मैंने जब लिखा कुछ भी दे सकते हैं, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एनीथिंग। बट मेक श्योर कि ये जो है हमारे पास कुछ भी मत दो, एनीथिंग लिख दो, एनीथिंग, ठीक है। कि हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं किसी भी नाम से, तो मैंने लिख दिया एनीथिंग नाम से प्रोग्राम, ठीक है। बट हम ऐसे प्रोग्राम्स के फंक्शन के नाम नहीं देखते, ठीक है। हम जिस तरीके के काम कर रहे हैं बेसिकली हम क्या करते हैं,
वैसे ही नाम देखते हैं ताकि फ्यूचर में हमको यदि ढूंढना पड़े तो हम उसके नाम से समझ जाएं कि हाँ भाई ये चीज़ पर्टिकुलर फंक्शन मैंने इस चीज़ के लिए बनाया था। एनीथिंग लिख दिया उसका नाम तो हम उसको उस नाम को पढ़ के ये नहीं समझ सकते कि ये क्या काम कर रहा होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं नंबरों को, तो मैं इसका नाम दे दूंगा सम, क्योंकि सम एक क्या है हमारे पास, सम क्या पढ़ा था अभी हमने, बिल्ट इन मॉड्यूल में पाया जाता है ये फंक्शन हमारा, सॉरी मॉड्यूल वाले उसमें, तो हम इसको सम फंक्शन ना दे के हम लिखते हैं एच। ठीक है, ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जहां पे ये हरा हरा सा दिखा समझ लो कि ये कीवर्ड से रिलेटेड काम है, बाद में एरर दे सकता है। तो हमने क्या किया, डेफ और सम एच नाम का ये क्या किया, इसको एक फंक्शन को नाम दिया और साथ में लगाए ये क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इसके बीच में क्या आते हैं, पैरामीटर्स, वो हमने अभी नहीं दिए, मैंने बोला था पैरामीटर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक है, जब हम पैरामीटर्स वाला पार्ट कर रहे होंगे तब मैं बताऊंगा कि पैरामीटर किस तरीके से दिए जाते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सम एच और इसके बाद कॉलन लगाए। अब यदि मैं इंटर मारता हूं तो देखो ये कर्सर कहां पे पहुंचा, शुरुआत में ना पहुंचते हुए कहां पे पहुंचा था, यहाँ पे, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ले लेता है। तो मतलब कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन की शुरुआत यहां से करनी है। ठीक है, तो जो काम हम करवाना चाहते हैं वो सारी लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आ जाएगी इस स्पेस वाली जगह से। तो मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ करता हूँ कंट्रोल बी। ठीक है, क्या हुआ, ए बी और सी और ये प्रिंट सी, ये सब कहाँ लिखे हुए हैं, ये डेफ के आगे से, यानी कि एक टैब देखिए ये सारी लाइन लिखी हुई, मतलब ये जो है इतना सारा कोड ये फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप यहाँ स्टार्टिंग से नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ से लिखोगे तो समझ जाना कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो 4-5 लाइन लिखी हुई है, 4 लाइन लिखी हुई है, ये सब फंक्शन के बाहर लिखी हुई है। इनको फंक्शन के अंदर या उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर लिखना तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैब देना पड़ेगा। अब ये सारी लाइन किस में आ गई, फंक्शन में। इसको रन करूं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब बोलोगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं वो जब तक नहीं चलता जब तक हम उसे कॉल नहीं करते हैं। हमने साफ सफाई वाले 4 बंदे रख लिए, उस साफ सफाई वाले 4 बंदों के ग्रुप का नाम रख दिया, क्लियर ग्रुप है तुम्हारा, लेकिन जब तक उनको तुम बुलाओगे ही नहीं तो वो अपने आप से क्यों साफ सफाई करेंगे, क्यों अपने हाथ पैर दर्द करेंगे, क्यों झाड़ू लगाएंगे। ठीक है, तो जब जब उनसे काम करवाना है तब तक क्या बोलोगे, क्लियर ग्रुप, यहाँ झाड़ू लगाओ, क्लियर ग्रुप, उसको पोछो। तो हम सेम, अब हमें जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल। और कॉल कैसे किया जाता है, सिंपली हम क्या करते हैं, सम एच जो फंक्शन है उसको नाम क्या करते हैं, सिंपली इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये क्या करता है, कॉल कर देता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, एक सेकेंड में आपको थोड़ा लिख लिख के बता दूं, थोड़ा सुंदर सा लगेगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे हम यहां से क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो ये जो सम एच वाला होगा यहां से उठ के क्या होगा, इस सम एच वाले फंक्शन को क्या करेगा, कॉल कर देगा। मतलब कि जहां पे भी ये हेडर लिखा होगा वहां पे पहुंच जाएगा, यहां से फ्लो। ठीक है, अभी फ्लो कंट्रोल में आपको सिखाऊंगा वहां पे भी, लेकिन जैसे ही ये लाइन मिलेगी, ठीक है, ये वाली फर्स्ट लाइन चली, उसको क्या मिला, डेफिनेशन चला, तो लेकिन ये अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जाते जाएगा 2 पे जाएगा, 3 लाइन पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचेगा, ये 7 पे। जैसे ही उसको दिखेगा कि हाँ भाई किसी फंक्शन को कॉल किया गया है और फंक्शन का नाम है सम एच, ये क्या करेगा, 7 के बाद 8 पे, 9 पे, 10 पे कुछ भी लिखा हो ये इसके आगे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, यहां से फंक्शन क्या होगा, जहां पे कॉल किया वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, वापिस उसके हेडर पे ले जाएगा इसके फ्लो को, और इसके अंदर जितनी भी चीज हैं अब ये चलेंगी। ठीक है, तो यदि DEF फंक्शन का है वो लिखा हुआ है हमारे पास, तो उसके अंदर लिखे हुए कोड नहीं चलेंगे, मतलब कि ये सेकंड वाली लाइन भी नहीं चलेगी, थर्ड भी नहीं चलेगी, फोर्थ भी नहीं चलेगी, फिफ्थ भी नहीं चलेगी। ठीक है, सीधे क्या होगा, फर्स्ट के बाद 7th लाइन पे पहुंचेगा और जैसे ही देखेगा कि भैया फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, जैसे ही वो क्या देखेगा, फंक्शन को यहाँ पे क्या किया गया, कॉल किया गया है, यहाँ से डायरेक्ट क्या करेगा, वो इस फंक्शन में जाएगा और इसके अंदर लिखी हुई सारी चीजों को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब अपन इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं, तो आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या। तो ये किया मैंने रन, अपने को क्या मिला, 11, जो कि पहले भी मिल रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, मॉड्यूल कर दिया। मॉड्यूल कर दिया मतलब मैं जब जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये एक बार कॉल किया, दोबारा कॉल किया, तो ये क्या करेगा, 2 बार 11 को प्रिंट कर देगा, 3 बार करूंगा तो ये
3 बार प्रिंट कर देगा, 4 बार करूंगा तो ये 4 बार प्रिंट कर देगा। कहने का मतलब हमें इस लाइन को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन के नाम को कॉल कर रहे हैं और उसमें लिखी हुई 4 लाइन अपने आप क्या हो रही है, एग्जीक्यूट होते जा रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा रीयूजेबिलिटी हो गई, मतलब कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमें इन नंबरों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब इन 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरी चीज को ना लिखते हुए सिंपली से क्या लिखेंगे, इस शब्द को लिख देंगे 2 ब्रैकेट के साथ, तो ये क्या कर देगा, कॉल कर लेगा। ठीक है, तो क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे हम मोबाइल में करते हैं ना कि पहली बार तो हमें क्या करना पड़ता है, यदि हमारे फ्रेंड को कॉल करना रहता है, हमारा नंबर उसके मोबाइल का नंबर सेव नहीं है, पहली बार तो हम सेव कर लेते हैं, तो अब का कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि बार बार उसका नंबर टाइप करना पड़ता है, ये बार बार सेव करना पड़ता है, नहीं, एक बार सेव हो गया तो सिंपली क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके नंबर पे क्लिक करेंगे और कॉल। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये हो गया हमारा सेव। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको कॉल ही कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल ही कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का बनाना है, तो हम एक और मॉड्यूल बना लेंगे। ठीक है, सॉरी, एक और फंक्शन बना लेंगे, ये लिखा कंट्रोल बी, इसका नाम लिखेंगे सब एच। क्या लिख दिया, सब एच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एडिशन की जगह क्या लिख देंगे, माइनस। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर बन रहा है, याद रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ इसको, क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको कॉल किया तो कौन सा चला, सिर्फ फंक्शन, हमने सम एच को कॉल किया तो सिर्फ कौन सा कॉल हो रहा है, ये सम एच वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या हमने सब एच को कॉल किया, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को कॉल किया, नहीं किया, तो इसका कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं SUB सब और एच, और मैं क्या करता हूं, इसको फिर से रन करूंगा। अब क्या हुए, दोनों क्या हो गए, रन हो गए। अब देखो इसका आंसर कितना आया, -1। तो पहले क्या हुआ, सम एच वाली लाइन चली, तो ये यहां से फ्लो कहां पहुंचा, सम एच वाले फंक्शन पे, और इसके अंदर लिखी हुई सारी चीज चल गई। फिर क्या, कौन सा कॉल हुआ, ये वापस यहीं पे पहुंचा। पूरा जब फंक्शन चल जाता है उसके बाद क्या होता है, फिर ये 14 नंबर की लाइन चली। अब कौन सा फंक्शन चलेगा, सब एच को कॉल किया, तो सब एच कॉल किया तो क्या होगा, हमारा यहां से क्या होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहां पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और जब ये भी चल जाएगा पूरा तो क्या होगा, इसके बाद लिखी हुई लाइनें चल जाती। सपोज करो कि इसके बाद लिखा प्रिंट प्रिंट, और मैंने लिख दिया कि बोथ फंक्शन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कि ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो गए, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, देखो क्या आता है। 11 चला पहले फंक्शन के, सम एच चला तो 11 आ गया आउटपुट, फिर सब एच चला तो ये वाला फंक्शन चला, और फिर जब ये दोनों चल गए तो कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन डिफाइन करना। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं। क्लियर, और ये कैसा है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनमें हम पैरामीटर नहीं देते, वो कौन से फंक्शन है हमारे, नॉन पैरामीटराइज प्रिंसिपल फंक्शंस। ठीक है, चलिए, और ये कुछ वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, क्या ये कुछ वैल्यू वापस रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं, तो ये जो दोनों फंक्शन बनाए हैं ना, ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वॉइड फंक्शंस। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा फंक्शन है हमारा, वॉइड फंक्शन। ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट लो या जब भी पढ़ो तो आपके दिमाग में घुस जाए कि ये सर ने लिखा था वॉइड फंक्शन, क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का शब्द नहीं लिखा, RETURN नाम का ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है, इसलिए ये कैसा है, वॉइड फंक्शन। जहां पे लिखा रहेगा वो वॉइड फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे की। ठीक है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया कि एक फंक्शन किस तरीके से बनता है। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी तक तो हमने जो सीखा कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता कैसे हैं और पैरामीटर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स अंदर पाए जाते हैं राउंड ब्रैकेट्स के। ठीक है, जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं एच और आर। अभी हम जब हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे ना, वहां पे इनको करना भी सीखेंगे विथ प्रैक्टिकल। चलो अब बात कर लेते हैं हम आगे वाले स्लाइड की। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी दो नंबर को जोड़ने का काम किया गया है। ठीक है, और ये लास्ट में हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो आप ये क्या हो गया, फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स वाला ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी जो प्रैक्टिकल बताया। चलिए
फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, ये भी दो नंबर को ऐड करने का, ये भी वही स्लाइड फिर से आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आर्गुमेंट्स पहले डेफिनेशन बता दूं और फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? आर्गुमेंट इज द वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल which is received in corresponding parameter function in function header, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होती है? वो वैल्यू जो हम कहां पे पास करते हैं उस फंक्शन को कॉल करते समय, ठीक है। कॉल करते समय जो भी वैल्यू पास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट्स। और जो जहां पे कॉल करते हैं मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइन किया जाता है वहां पे जो पैरामीटर जो यहाँ पे जो वैल्यू को रिसीव करने के लिए जो पैरामीटर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पैरामीटर, ठीक है। वहां पे जो वैल्यू को रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरामीटर। क्लियर? नॉट क्लियर? यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ से और अच्छे समझ आए। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन पूरा बना हुआ है और हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना हमने सीखा। ये जो 10 और 20 ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिख रहा है? ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे जब हम फंक्शन का केवल नाम लिखते हैं मतलब क्या कहलाता है? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जब DEF के साथ लिखते हैं समझ लो कि ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है और इसके अंदर हम कुछ लाइन्स लिखे रहते हैं। इस तरीके से हम कुछ लाइन्स लिखते हैं मतलब डिफाइन कर रहे हैं कि भैया ये फंक्शन क्या करेगा। तो जहां डेफ के साथ फंक्शन का नाम लिखा रहता है वो फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है और यही फंक्शन का क्या कहलाता है? हेडर, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। और जहां पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट लिख देते हैं वो क्या कहलाता है? फंक्शन कॉल। मतलब हम वहां से उसको क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं ताकि उसमें लिखी हुई चीजें चल जाएं। अब देखो जब हमने क्या किया था, यहाँ पे अपन वही कोडिंग पे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया है, तो गुम जाता है ये हमारा। चलो ये हमने क्या किया था, हमने एक सम फंक्शन बनाया था और एक वॉइड फंक्शन बनाया था, ठीक है। और यहाँ से हम उनको कॉल कर रहे थे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक h वाला फंक्शन हटा देता हूँ और ये लाइन भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अपने पास क्या है? एक फंक्शन है जो जिसको हम कॉल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? दो नंबर को जोड़ के दे रहा है, यानी कि इसके अंदर की लाइन चल जाती है जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यदि मैं चाहता हूं कि मैं ये 5 और 6 को ऐसे ना दूं, मतलब कि ये फंक्शन के अंदर 5 और 6 की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? बाहर से भी ये 5 और 6 को पहुंचा सकता हूं, ठीक है। बाहर से भी मैं क्या कर सकता हूं? 5 और 6 को यहां से भेज सकता हूं। कैसे भेज सकता हूं? मैं यहाँ पे बिठाऊंगा इनको, कहाँ पे? ये फंक्शन को जहां से कॉल करते हैं वहां से। तो मैंने बोला 5,6 हमको दो वैल्यू भेजनी है, तो मैंने क्या किया? 5 और 6 को कॉल करते समय यहां से क्या कर दिया? सेंड कर दिया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो चीजें क्या होती थी? यहां से क्या होती थी? यहां जाती थी, ये तो हमें मालूम ही है। अब हमने क्या किया? खाली थे जब तो भाई खाली चीज पहुंच रही थी, वहां किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? 5 और 6 को भेज रहे हैं, तो भाई यहाँ से तो फेंक दिया उधर, तो वहां कोई ना कोई कैच करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो यहां से जो भेजे, ये जो 5 और 6, इनको ही क्या बोला जाता है हमारे पास? इनको बोला जाता है आर्गुमेंट्स। कॉल करते समय जो वैल्यू दी जाती है उसे वो क्या कहलाती हैं? आर्गुमेंट्स। और जो जहां पे फंक्शन डिफाइंड रहता है वहां पे इन वैल्यू को कैच करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर, पी से पैरामीटर याद रखो और पी से क्या करोगे? क्या याद रखोगे? जो वैल्यू को पाते हैं, ठीक है। जो वैल्यू पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरामीटर, ठीक है। तो पी से पाना और पी से पैरामीटर, तो जो वैल्यू को पाते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन वैल्यू को पाएगा? इनको पाने के लिए यहाँ पे दो लोगों को कैच करने के लिए पकड़ो। यहाँ से दो गेंद फेंक रहे हैं तो दो लोग को वहां हम पकड़ने के लिए लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे हम 5 है, 5 पहले नंबर पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ए, कि 5 को कौन कैच कर लो भैया? ए कैच कर लो। और 6 को कौन कैच कर लो? बी कैच कर लो। जरूरी नहीं है कि हम ए और बी ही दें, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी फलाना डिमका लिमका, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो अब ये 5 और 6 मिल ही गए हैं, तो ये दो लाइन की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा सारा काम अब हो रहा है वैसे ही, बस हुआ ये कि जो ए और बी की वैल्यू थी हमने क्या कर दी है?
फोन करके यहाँ से जब कॉल कर रहे थे तभी बोल दी कि भैया 5 की ये वैल्यू रखना और 6 की ये वैल्यू रखना जो हम भेज रहे हैं वो वाली। तो क्या हुआ, फिर से बता दें एक बार, तो ये जो 5 था वो किस में चला गया, ये चला गया इस ए में, और ये जो 6 था वो कहाँ चला गया, इस बी में चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इससे ए में है 5 और बी में है 6, और फिर वही सारी कहानी चलेगी कि इनको जोड़ के किस में आ गया, सी में, और प्रिंट क्या कर दिया, सी। तो यदि अपन इसको क्या करें, रन करें, तो फिर से ये रन करें तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, हम ये बार बार 11 11 आ रहा है तो थोड़ा बुरा सा लग रहा है, एक जगह 12 और एक जगह में 67 लिख देता हूँ। तो 12 और 67 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 79। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो है हमारा काम हो रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो दोनों लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स, जो कॉलिंग के समय हमने वैल्यू, सॉरी, आर्गुमेंट्स। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये इसके बीच में ये जो दो वैल्यूज लिखी इनको क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट्स। और ये जो वैल्यूज को रिसीव करने के लिए हमारे पास ये दो वेरिएबल्स दे रखे हैं इनको क्या कहा जाता है, पैरामीटर्स। क्या कहा जाता है, पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर, ये क्वेश्चंस भी आया है, कई बार आ सकता है। तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, जो वैल्यू हम कॉलिंग के समय प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के समय जो वैल्यू हम देते हैं वो कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। और जो ये वैल्यू जो रिसीव करता है डेफिनेशन, ये फंक्शन हेडर में जो वेरिएबल्स रिसीव करते हैं इन वैल्यूज को वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स। तो ये 12 ए ने रिसीव की और 67 बी में। और याद रखना कि जो सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में रिसीव करेंगे, 12 यहाँ पहले नंबर पे है तो ए में भी 12 ही जाएगा, 67 यहाँ दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे यहाँ बी है तो बी में क्या जाएगा, 67। क्लियर है, चलो। तो ये तो हो गई बात हमारी आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स की, जो कि स्लाइड में भी है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये ए और बी हमारे क्या है, पैरामीटर्स, और ये 10 और बी क्या है, हमारे आर्गुमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में है डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, अब अभी तक हमने तो देखा है कि पैरामीटर देना सीख लिया, अब कुछ क्या कहलाते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि सपोज करो कि हमें कई बार जरूरत नहीं है वैल्यू देने की। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ से वैल्यू ना जाए, तो उस केस में कौन सी वैल्यू वो रिसीव करेगा वो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, नहीं समझे, अभी हम समझा रहे हैं किस तरीके से ये होता है। चलो, यहाँ क्या होता है, यहाँ हमने क्या भेजा, 12, और यहाँ क्या भेजा, 67। ठीक है, 12 यहाँ से भेजा और 67, ये क्या है, हमारे आर्गुमेंट्स। तो इसमें तो अपने कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर। किसकी बात कर रहे हैं, DEFAULT, डिफॉल्ट, यानी कि कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वाला काम करेंगे। ये डिफॉल्ट मतलब होता है कि जो जब कोई चीज ना चले तो वो डिफॉल्ट वाली चीज चले, इसलिए वो डिफॉल्ट चीज बनाई जाती है। बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट ये चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे 67 नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, जब हम एक ही चीज यहां से भेज रहे हैं तो देखो होगा क्या, रन करेंगे तो क्या बोल रहा है, मिसिंग, क्या बोल रहा है, सम इज मिसिंग वन आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, इनको पोजिशनल आर्गुमेंट बोला जाता है क्योंकि जो पोजीशन है 12वें नंबर की पोजीशन पे कौन है, ए है, मतलब 12 की वैल्यू रिसीव करने के लिए एक पोजीशन लेके खड़ा हुआ है कि भाई हाँ 12 नंबर मुझको मिलेगा। फिर बी भी खड़ा था, बी बोला मेरे लिए तो कुछ भेजा ही नहीं वहां से, मैं क्या करूं यहाँ पे खाली खड़ा होके। तो वो बोल रहा है बेटा मैं एरर देता हूँ, रुक जा जरा, मेरे को कुछ नहीं मिला। तो वो बी बोल रहा है कि भाई तुमने मेरे लिए कुछ भेजा ही नहीं है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की चीज को बचाने के लिए कि भाई कई बार हमको हो सकता है कि सेकंड पैरामीटर नहीं भेजना है, तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। मतलब कि भाई वहां से किसी ने बॉल नहीं फेंकी तो ये क्या करता है, खुद की एक बॉल रखता है कि भाई मैं जबरदस्ती दिखा दूंगा कि हाँ ये मेरे को मिल गई बॉल। तो यहाँ पे मैंने लिखा b=7। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर हुआ क्या। अब पता चला क्या हुआ कि हमने क्या किया है, सम एच नाम का फंक्शन कॉल किया। क्लियर, अब मैंने आपको बताया कि जो पहले नंबर का था वो तो कहां चला गया, ये ए में चला गया, और दूसरे नंबर पे क्या था, कुछ भी नहीं भेजा। तो जब हम कुछ भी नहीं भेजते हैं, ठीक है, मतलब सेकंड पैरामीटर हमने नहीं भेजा,
तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें हमने क्या डिफाइन करके रखा है, यदि सेकंड पैरामीटर नहीं मिले तो क्या हो जाए, ये 7 उसको मिल जाए। तो जब देखा हमने कि 12 और 7 जुड़े, क्योंकि ये जो b की वैल्यू वो कितनी हो गई 7, हमने नहीं भेजी तो b की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी 7। तो ये 12 और 7 मिलके क्या प्रिंट हो गया हमारा 19। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, हम पैरामीटर तो देते हैं, वहीं पे इक्वल टू लगा के एक वैल्यू दे देते हैं। तो जब हम वैल्यू यहां से आर्गुमेंट के द्वारा पास नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जो मैंने बोला उसको आगे पीछे करके देख लेना एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई सर क्या कह रहे थे। ठीक है, तो समझ तो गए होगे। अब देखो, अब और मस्त चीज बताता हूं मैं आपको। अब बोलोगे सर हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर तो दे दिया, अब इस केस में यदि मैं यहाँ पे इस b की भी वैल्यू दे दूं तो क्या होगा। ठीक है चलो ये भी सवाल उठता है अपने ऊपर, तो मैं यहाँ से इसको चेक, चलो अब मैं यहाँ पे यदि कॉमा दे के थोड़ी बड़ी सी वैल्यू लेता हूँ ताकि आप समझ जाते, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 70। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 70। अब क्या होगा, अब बोल रहा है यहाँ से कि हमने क्या किया, इसको रन नहीं कर रहा, पहले आप देख लो कि क्या हो रहा। चलो हमें मालूम है कि यहाँ से हमने 2 वैल्यू भेजी, दिख रही है यार, कितना गंदा है। ठीक है, ये हमने क्या भेजी 2 वैल्यू, तो हमें मालूम है 12 कहाँ पहुंच गई ए में, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, 12 कहाँ पहुंच गई ए में। अब जब ये 70 आया यहाँ से तो 70 को कहाँ पहुंचना था बी में। ठीक है, कहाँ पहुंचना था बी में, पर ये 70 क्या देखता है, यहाँ पे पहले से ही बी में एक वैल्यू मौजूद है। तो होगा क्या, क्या होगा, बी का काम है वैल्यू को कैच करना। ठीक है, अब वैल्यू को कैच करना है उसको, तो वैल्यू को कैच तो करना ही है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आई है तो उसको वापस तो भेज नहीं सकता। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके हाथ में जो बॉल है, ठीक है, यदि आपके हाथ में ऑलरेडी बॉल है और सामने से कोई कैच करने के लिए दूसरी बॉल फेंक रहा है, तो पहली बॉल को क्या करना पड़ेगा, आपको फेंकना पड़ेगा, जब तो आप दूसरी बॉल कैच कर पाओगे, दो बॉल एक ही हाथ में कैच नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, जो ऑलरेडी इसके पास बॉल है इसको क्या करेगा, फेंक देगा। यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये जो हमने यहां से भेजी है वो वाली डिफॉल्ट पैरामीटर की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, उसको क्या कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो अब कौन जुड़ेंगे, बी की ये जो 7 वैल्यू है वो हट जाएगी और 7 क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। और हम इसको जब रन करेंगे, एक सेकेंड, तो क्या होगा 82 आंसर आएगा, क्योंकि जो बी की जो डिफॉल्ट वैल्यू वो हट के क्या हो गई है अब 70। कहने का मतलब ये, यदि हमने यहां से आर्गुमेंट भेजा है तो डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और जो आर्गुमेंट में भेजी है वही वैल्यू क्या होगी, लागू हो जाएगी। और यदि हम नहीं भेजते हैं तो फिर देखो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी, मतलब कि क्या होगा 12 के साथ क्या जुड़ेगा, ये 7 जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया 19। और भेज देते हैं तो वो क्या होगा, 7 को क्या कर देगी, कंप्यूटर की भाषा में ओवरराइट करेगी। क्या कर देती है, ओवरराइट, यानी कि 70 क्या हो जाएगा, इसको ओवरराइट करेगा, यानी कि 7 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। तो यदि किसी को पूछा गया कि व्हाट इज डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जब हम आर्गुमेंट के द्वारा वैल्यू नहीं भेजते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यूज जो डिफॉल्ट पैरामीटर में दी हुई है वो वैल्यू उस वेरिएबल की हो जाती है, नहीं तो जो आर्गुमेंट से भेजी गई वैल्यूज हैं वही चलेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर का पूरा फंडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड पे। तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर, यहाँ पे मैंने अच्छे लाल पेन से लिख के रखा है, b इक्वल टू 7, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसे क्या कहा जाता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। और ये तो हमको पता ही था पहले से कि 10 और 20 क्या है, आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, अभी भी कुछ ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि पसंद आ रही है वीडियो तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें यदि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है, भर भर के आप वहां पे कमेंट करिए। चलिए आगे बात करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, अब फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू क्या होते हैं, अभी तक जो हम देख रहे थे इसमें हो क्या रहा था कि फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे थे कि हमने बोला कि भाई ये काम करके दे, हमने बोला तुमसे कि बेटा घर जाना और घर जाके होमवर्क कर लेना। ठीक है,
तो मैंने तुमको क्या कर दिया, तुमको काम दे दिया, ठीक है। तो मैंने कॉल किया कि जाओ बेटा, तुम्हारा नाम जो भी है, कल ये करना, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो ये क्या किया, मैंने काम करने को दे दिया और तुमने कर भी लिया। तो ये क्या हो गया, वॉइड फंक्शन, मतलब काम तो तुम कर रहे हो, तो तुमसे कुछ बुलवाया मैंने, नहीं बुलवाया, ठीक है। बट यदि मैं ऐसा बोलूं तुमसे कि बेटा ये तुमको मैंने काम दिया है, एक काम करो, ये कल होमवर्क कर लेना, और जो पूरा होमवर्क करके आओगे वापिस आना मेरे पास करने के बाद, और मुझे बताना कि तुमने क्या क्या किया है। तो ये जब काम करने के बाद वो जो चीज हम उसने काम किया है उस चीज को दिखाता है, उसकी वैल्यू रिटर्न करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। यानी कि जो भी उसका आउटपुट आया उसकी यदि हमें जरूरत है तो हम उससे वैल्यू को बुलवा भी सकते हैं, ठीक है। मैंने काम करने को दिया, जैसे कि मैं तुमसे बोलूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन कर लेना घर में, तो आप कर लोगे, करो तो करो, मतलब ऐसा है कि मेरे को जरूरत नहीं है कि मेरे को दोबारा देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है कर लिया होगा मैंने बोला, ठीक है। लेकिन मुझे उसको देखकर आपको मार्क्स देने हैं, कि मैंने बोला बेटा ये फाइल में लिख के लाना, कल मैं इस पे मार्क्स दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, आपको टास्क दिया, फिर आप तुम मेरे पास लेके आओगे, हाँ मैं देखूंगा, हाँ बेटा ये फंक्शन से रिटर्न आया मेरे पास, फिर उसकी क्या कर सकता हूं मैं, जो भी मुझे करना है उसको देख कर मैं बाकी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था। तो अब यहाँ पे देखो वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलता है, ठीक है। ये आर्गुमेंट वार्गुमेंट वाली बात तो है ही, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब मैंने इसको रन किया तो बाय डिफॉल्ट 82 आ गया। यहां तक की चीजें पता है, इसमें किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं। अब ये जो प्रिंट सी है ना, ये प्रिंट जो सी लिख रहा है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। मैंने बोला कि इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, इसको अब रन करेंगे, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या मालूम है, जब ये पूरा फंक्शन चलता है, फिर से कंट्रोल जेड कर दूं एक बार, तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 82। क्यों आती है 82, कि जैसे ही ये फंक्शन को हम कॉल करते हैं 12 और 70 के आर्गुमेंट देके, तो ये 12 और 70, एक सेकंड में अभी के लिए डिफॉल्ट पैरामीटर हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर होगा, ठीक है। 12 और 70 लेकर हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो 12 जाता है हमारा ए में और 70 जाता है बी में, और दोनों जुड़ के क्या होते हैं, सी में आ जाते हैं, और सी को प्रिंट कर देता है। तो सी की वैल्यू क्या जाती है, 82, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है सी, प्रिंट होगा तो ये प्रिंट होगा, क्योंकि आखिरी लाइन यही है, ठीक है। और सम के नीचे कोई लाइन लिखी नहीं हुई है, तो ये क्या हो रहा है, इसी फंक्शन की जब आखिरी लाइन चली तो ये 82 प्रिंट हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि ये 82 इस तरीके से प्रिंट हो मुझे जरूरत है कि ये 82 जो आया है इस फंक्शन से, इसका मैं कहीं पे यूज करूंगा, ठीक है। कहीं पे क्या करना चाहता हूं, मैं यूज करना चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि जो 82 आया है उसको मैं 100 में से घटाऊंगा, ऐसा कुछ मुझे करना है। तो वो मुझे 82 चाहिए, कि जो फंक्शन का एडिशन आया है उसको मैं 100 में से माइनस करना चाहता हूं। तो 100 में से माइनस करने के लिए दो काम कर सकता हूं, या तो मैं यहीं पे 100 में से माइनस कर दूं, या फिर मैं उस फंक्शन से रिटर्न लेके उसको यूज कर सकूं, ठीक है। तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, क्योंकि हमको क्या करना है, उस वैल्यू को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, RETURN, रिटर्न, ठीक है। और ये क्या लिखा मैंने, सी, क्या बोला मैंने, रिटर्न सी। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन किसको रिटर्न कर देगा, सी को रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब जब रिटर्न आएगा कॉल, ठीक है, वापिस कहाँ पे पहुंचता है, जब भी हम किसी फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो जब फंक्शन पूरा चल जाता है तो वापिस फ्लो रोड के कहाँ पहुंचता है, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे पहुंचता है। और यदि हम रिटर्न सी करते हैं तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, सी हो जाती है। मतलब कि इस पूरे फंक्शन में क्या वैल्यू आई है, ये जो सी रिटर्न किया है वो आई है, ठीक है। नहीं आया समझ में, चलो हम बता रहे क्या आया। अब यदि मैं यहाँ देखो, अभी हम यदि यहाँ पे प्रिंट सी लिख रहे थे, या प्रिंट सी जो लिखा हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी, 82। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ सी, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आया, आउटपुट कितना आया, 82। अब ये आउटपुट 82 क्यों आया, क्योंकि ये वाली लाइन लिखी हुई है 82 वाली। अब मैं लिखता हूं डी इक्वल टू, ठीक है, डी इक्वल टू में क्या कर दिया, ये वैल्यू लिख दी। अब देखो क्या हुआ, डी इक्वल टू लिख दी सम H12,70। अब क्या हुआ कि इसने कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू आई है सी, उसको क्या किया है, इस जो फंक्शन पे वापिस आई है वो इसमें आ गई सी की वैल्यू, और उस वैल्यू को हमने किस में डाल दिया, डी में, लेकिन डी को अभी तक प्रिंट नहीं किया है, ठीक है।
अभी मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करूंगा कि कहाँ कहाँ वैल्यू कैसे पहुंची और क्या। अब मैं यदि यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डी को, यहाँ देखो मैंने प्रिंट किया किसको, डी को, और यदि आप यहाँ पे रन करेंगे तो क्या आई हमारे पास वैल्यू 82। और जो मैं कह रहा था कि यदि मैं वो करना चाहूँ कि मैं क्या कर दूं 100 माइनस डी, जो अपना मेन उद्देश्य था जो करने का अपना ये सब काम, जहाँ कि 100 में से किसको माइनस कर दिया, डी को, क्या आ गया हमारे पास 18। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ PRINT प्रिंट, एक सेकेंड, प्रिंट डी, तो डी में क्या वैल्यू है, एक सेकेंड, क्या वैल्यू है हमारी 82, और नीचे क्या किया 100 माइनस डी, यानी कि 82 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो अब ये क्यों किया, क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर नहीं चाहते थे कि ये सब करना 100 को, ये हम चाहते थे कि फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न आए उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है हमें। तो हम वहां से क्या करते हैं, जो भी उस पूरे फंक्शन की वैल्यू होगी उसको क्या कर लेते हैं, रिटर्न करा देते हैं। और जो वैल्यू रिटर्न होती है वो कहाँ पहुंचती है, वापस जहां से फंक्शन कॉल किया हुआ था। ठीक है, यहां से चीजें फंक्शन में जाती है, तो जब फंक्शन खत्म होता है तो वहां से चीजें वापस घूम के कहाँ आती है, जहां से फंक्शन को कॉल किया हुआ। तो अब देखो ये कैसे चलेगा, सबसे पहले कहाँ पहुंची चीजें हमारी, सबसे पहले कंपाइलर डेप्थ सम एच पे जाएगा, इसने देखा यहाँ पे तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो वो सीधे कहाँ पे आएगा, ये नीचे वाली लाइन पे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी इक्वल टू सम 12,70, उसने क्या देखा, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है, भले वो इक्वल टू के साथ में लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं है, उसको जहां पे भी इस तरीके का फंक्शन का नाम दिखेगा वो झट से समझ जाएगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, जहां पे ये नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से उठेगा, ये कहाँ पहुंचेगा, इस डेफिनेशन पे पहुंचा। अब डेफिनेशन पहुंचा तो हमें मालूम है कि 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा में 70, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 70। ठीक है, 12 और 70, और ये 12 और 70 जुड़ के हमारा क्या हो गया यहाँ पे 82, क्या हो गया हमारे यहाँ पे 82। और ये जो सी है इसमें क्या वैल्यू आ गई हमारी 82, सी में क्या वैल्यू है 82। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करते थे, अगली लाइन में प्रिंट सी कर देते थे, तो क्या हो जाता था 82 प्रिंट हो जाता था, लेकिन हम नहीं चाहते कि 82 प्रिंट हो, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सी को, मतलब कि सी में जो 82 है उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न होती है चीजें तो जहां से कॉल हुआ था चीज वहीं पे जाके ये वैल्यू पहुंच जाती है। तो ये फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, तो ये सी की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई है अब, ये 82, और 82 को हमने किस में डाल दिया है, डी नाम के वेरिएबल में, यानी कि डी में भी क्या आ गया हमारे पास अब 82, क्या आ गया हमारे पास, डी में भी 82। अब जो करना है वो करो 82 के साथ, 82 को 100 में से घटाओ, 82 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 82 का जो करना है वो कर सकते हैं। तो यही काम क्या करता है हमारा रिटर्न फंक्शन। तो रिटर्न करने की जब हमें कुछ वैल्यू की जरूरत पड़ती है कि भाई ये फंक्शन से ये चीजें आ रही हैं, इसका हम कुछ बाद में यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन से वो वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम रिटर्न क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है उसी को रिटर्न करें, हम चाहें तो यहाँ पे, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, रिटर्न में लिख देता हूँ, इधर से मैं रिटर्न कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, क्या लिखूंगा, फंक्शन वर्क्स। ठीक है, क्या हमने बोल दिया कि फंक्शन क्या हो गया, वर्क कर गया, मतलब कि फंक्शन चल गया। रन करूं, क्या लिखा आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट इंट एंड str, सॉरी एक सेकंड थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ हुई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ इसके साथ में, तो ऐसा नहीं लिखना था मुझे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या हुआ, फंक्शन वर्क्स, क्योंकि मैं 100 में से स्ट्रिंग को घटा नहीं सकता था इसलिए वो लाइन गलत हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट डी कर दिया, तो ये क्या हुआ, इस पूरे की वैल्यू क्या थी हमारी, फंक्शन वर्क्स, और फंक्शन वर्क्स को मैंने किस में असाइन कर दिया, डी में, तो डी को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगी हमारी वैल्यू, फंक्शन वर्क्स। तो रिटर्न का यही फंडा है। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज वहां से रिटर्न करा सकते हैं जब वो फंक्शन चल जाए।
चाहो तो वो वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं जो आउटपुट आई है पूरा फंक्शन चलने के बाद, जो हमने कहा किया है, दो नंबर को जोड़ दिया वैल्यू रिटर्न कर दो, या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न करा दो जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई वो चीज चल गई है और यहाँ हमें जो कराना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा फंक्शन वर्क्स, तो हमें फंक्शन वर्क्स मिल गया, समझ जाएंगे कि हाँ वो चीज चल गई है। हो सकता है वो डेटाबेस में कुछ चीज सेव करने के लिए बनाया गया हो फंक्शन, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, क्या लिख देंगे, जैसे अपन कई बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो बोलता है ना अकाउंट क्रिएटेड DCCOUNT। ठीक है, तो मैंने सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जो अकाउंट बनाता है, ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है उससे, तो ये डेफिनेशन के अंदर हम सब लिखेंगे कि भैया नाम की वैल्यू इस टेबल में पहुंच जाए, डेट ऑफ बर्थ इस टेबल में चला जाए, और जब वो सारी चीजें चल जाएं तो हमें क्या मिल जाए, एक प्रिंट स्टेटमेंट मिल जाए कि हाँ वो अकाउंट बन गया है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं चीजों को। ठीक है, या हमारे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फंक्शंस बना के उसमें ऐसा रिटर्न करा सकते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई जो हमारा फंक्शन है उसमें सारी लिखी हुई चीजें चल गई हैं, और इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, डी के अंदर अकाउंट क्रिएटेड नाम की वैल्यू आ गई है। क्लियर, तो ये इस तरीके से हम कुछ करते हैं रिटर्न। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, जो हमारी वैल्यू है रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दिस इज डन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो ऐसी चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न नाम का एक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही है, और ये जो स्टेटमेंट है जो रिटर्न लिखते हैं वो वैल्यू वापस कहाँ पहुंचती है, जहां से हमने उसको फंक्शन को कॉल किया है वहीं पे। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ देता हूँ। अब फंक्शन में और मे नॉट हैव रिटर्न वैल्यू, जरूरी नहीं है कि रिटर्न वैल्यू हो। ठीक है, हमने पहले भी देख चुका है जिसमें रिटर्न वैल्यू नहीं थी वो फंक्शंस भी चल रहे थे। द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी वैल्यू हमको वहां से रिटर्न करानी है, भेजनी है, वो हमको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। When we need to send values from function to its calling function, this is done using रिटर्न स्टेटमेंट। ये कहाँ पहुंचती है वैल्यू, जहां से कॉल हुआ है उस फंक्शन को। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन के पास पहुंचती वैल्यू। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे लिखा, दिस इज डन यूजिंग रिटर्न। अब देखो वही सारी चीजें हमने यहाँ से सम को रिटर्न करा दिया, और सम को रिटर्न करा दिया मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो भी सम आएगा, और उसको एक नम सम में डाल दिया और उस सम को प्रिंट कर दिया, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था। क्लियर, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। रिटर्निंग फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें एक रिटर्न वाली लाइन लगी रहती है, लिखी होती है, रिटर्न कीवर्ड लिखा रहता है और एक वैल्यू रिटर्न करा देते हैं वहां से, वो क्या होते हैं हमारे फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। और वो जो रिटर्न होकर वैल्यू आती है वो कहाँ पहुंचती है, जहां से फंक्शन को कॉल किया होता है उसी कॉलिंग फंक्शन के पास वो वैल्यू पहुंच जाती है, यानी कि उस पूरे कॉलिंग वाले फंक्शन की वो वैल्यू बन जाती है। ठीक है, और फिर उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है वैसे तो। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं ये मैं आपको यहाँ पे करके ही बता देता हूँ कि होता क्या है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में, कि जैसे ही हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सारी लाइनें चलती, मतलब फंक्शन से ऊपर लिखी हुई लाइनें भी चल जाएंगी। क्या लिखी होगी, जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है PRINT प्रिंट, यहाँ लिखा हुआ है PROGRAM स्टार्टेड। ठीक है, तो ये क्या लिखा हमने, ये प्रोग्राम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो क्या लिखा आ गया, प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी कि सबसे पहली लाइन चल गई। फिर फिर क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इस 5 के ऊपर वाली लाइन में लिख देता हूं प्रिंट, सॉरी PRINT प्रिंट लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा अब फंक्शन कॉल। ठीक है, ये फंक्शन कॉल के ऊपर वाली लाइन है। अब इसको रन करेंगे, क्या लिखा हुआ है, अब फंक्शन कॉल। ठीक है, प्रिंट, और ये डी। ठीक है, चलो अब देखो ये कैसे चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमें मालूम है कि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है। कैसा चलता है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी हमारी, फर्स्ट लाइन चलेगी। कौन सी लाइन चलेगी, फर्स्ट लाइन। तो जैसे ही हम फर्स्ट लाइन पहुंचे तो क्या प्रिंट हो गया हमारा,
उसमें क्या लिखा हुआ, प्रोग्राम स्टार्टेड। क्या लिखा हुआ हमारे पास, प्रोग्राम स्टार्टेड। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्टेड लिखा हुआ मतलब ये पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, डेफ सम ए कॉमा बी, सम एच ए कॉमा बी। क्या ये लाइन चलेगी, नहीं, ये लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, लेकिन मैं इसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक ये इसका क्या नहीं मिल जाता, कॉलिंग फंक्शन मुझे नहीं मिल जाता, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, डिफाइन किया गया। तो ये जो इतनी सारी चीजें लिखी हुई ये सारी क्या हो जाएगी, स्किप। फिर चलेगी पांचवी लाइन, पांचवी पे कुछ भी नहीं लिखा। फिर चलेगी कौन सी, छठवीं लाइन। छठवीं लाइन पे क्या लिखा है, यानी कि सिक्स्थ लाइन, अब अ फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल के ऊपर की सारी चीजें चलेंगी। तो ये फंक्शन के ऊपर लिखी हुई चीजें कौन सी है, फंक्शन कॉल के ऊपर लिखी हुई लाइन है, छठवीं लाइन। तो ये क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए ये क्या प्रिंट हो गया, अब फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल के ऊपर वाली लाइन चल गई। कहने का मतलब कि फंक्शन कॉल के ये डिफाइन किया था उसके ऊपर ये एक लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन चल गई। अब क्या हुआ, सेवंथ लाइन चली। ठीक है, अब सेवंथ लाइन पे जैसे ही पहुंचे तो डी इक्वल टू करके क्या लिखा है, सम 12,7। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली प्रिंट डी वाली लाइन चल जाएगी। जैसे ही ये मिलता है तो जब फंक्शन, जैसे ही फंक्शन कॉल मिलता है, यानी कि फंक्शन कॉल मिलता है तो वो कहाँ पहुंचता है, उसकी डेफिनेशन पर। फंक्शन कॉल जैसे ही मिलता है उसको, कि एक फंक्शन का नाम मिलता है उसको, तो वो उस डेफिनेशन में पहुंच जाता है और उसके अंदर की लिखी हुई लाइंस को क्या कर देता है, चला देता है। ठीक है, तो जैसे ये इसके अंदर की चीजों को चलाता है तो इसका क्या होता है, सम प्रिंट करता है और रिटर्न क्या कर देता है, अकाउंट क्रिएटेड। क्या रिटर्न कर देता है, अकाउंट क्रिएटेड। और वो अकाउंट क्रिएटेड डी में आ जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और हम क्या करते हैं, लास्ट में क्या इसको प्रिंट करते हैं, डी को प्रिंट करते हैं, तो अकाउंट क्रिएटेड प्रिंट हो जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब सबको डिलीट। एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, चलो इसके बारे में यहाँ पे नहीं। सपोज करो कि ये रिटर्न यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अपन सिंपली क्या लिख देते हैं, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे क्या करते हैं, तो सी को, तो फंक्शन कॉल होगा तो सी प्रिंट होगा, और इसको क्या हो गया, ठीक है, फंक्शन कॉल होगा तो सी प्रिंट होगा। और हमने क्या किया, डी 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 को क्या करो, इसको डी को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, डी को सिंपली इसको हटा दो, ये। ठीक है, अब इसको रन करो। क्या हुआ हमारे पास, वही की वही सारी चीजें, इसको और सिंपल मैंने बना दिया। क्या किया हमने, पहली लाइन चली, प्रोग्राम स्टार्टेड लिखा गया, फिर इस फंक्शन पे गया, ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि ये किस में लिखी हुई है, एक फंक्शन में लिखी हुई है। तो जब तक उस इंटरप्रेटर को उस फंक्शन का नाम नहीं मिलता जब तक नहीं चलेगा। फिर पांचवी और छठवीं लाइन पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं हुआ। सेवंथ पे क्या लिखा है कि फंक्शन की ऊपर वाली लाइन है, तो ये फंक्शन अबाउट कॉल वाली लाइन चल गई। और लास्ट में जैसे ही ये क्या हुआ, कॉल हुआ सम एच, तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, कहाँ पहुंच गया, फंक्शन की डेफिनेशन पे, और इसके अंदर की लिखी हुई दोनों लाइन चली। और जैसे ही दोनों लाइन चली तो दोनों नंबर क्या हो गए, जुड़े, ए और बी के, और सी को प्रिंट किया। तो सी को जैसे ही प्रिंट किया तो प्रिंट क्या हो गया हमारा, 82। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर का 82 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बताने के लिए मैंने ये किया है कि यदि इसके बाद एक लाइन लिखी होती है तो क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी पहले करा भी हुआ है, कि लिख दिया हमने कि लास्ट लाइन। क्या लिख दिया मैंने, लास्ट लाइन। अब इसको मैं रन करता हूं तो फंक्शन कॉल होने पे जो ये सी प्रिंट हो गई, अब ये फंक्शन वापस रिटर्न होके कहाँ पे आया, यहाँ पे 8वां चल गया, मतलब 82 प्रिंट हो गया। और उसके बाद फिर क्या होगा, हमारी कौन सी लाइन चलेगी, ये 9th वाली लाइन चलेगी, तो ये क्या प्रिंट हो गया, लास्ट लाइन। ठीक है, कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से मतलब है कि यदि हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है, और उसको कहीं पे क्या मिल जाता है, फंक्शन कॉल मिल जाता है, कि हमने वहां से किसी फंक्शन को कॉल किया है, तो वो जंप करके कहाँ पहुंचेगा, सीधे फ्लो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन पे, यानी कि वो नीचे की सारी चीज छोड़ देगा, जितनी भी लाइन लिखी हुई है वो पहले वहां पहुंचेगा जहां पे उस फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है, और उस फंक्शन की लिखी हुई लाइनों को चला देगा। और जब वो पूरा फंक्शन चल जाएगा उसके बाद वो अगली लाइन पे जाएगा और उसकी बाद वाली लाइंस को एग्जीक्यूट
करेगा। ये क्या कहलाता है? हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइन एज द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एग्जीक्यूट, जिस फ्लो में एग्जीक्यूट होते हैं, जिस ऑर्डर में फ्लो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। शुरुआत कहां से करता है इंटरप्रेटर? पहली लाइन एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। अब क्या लिखा है? When the interpreter encounters a function definition, जैसे ही इनकाउंटर करता है किसी फंक्शन डेफिनेशन को, the statement inside the functions are not executed till function is called, जैसे ही उसको डेफिनेशन मिलती है तो उसके अंदर लिखी हुई चीजें नहीं चलती, कब तक? जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं किया जाए। लेटर व्हेन द इंटरप्रेटर इनकाउंटर्स अ फंक्शन कॉल, लेकिन नीचे यदि जैसे ही उसको फंक्शन कॉल कहीं पे मिलता है, देयर इज अ लिटिल डेविएशन इन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। In that case, instead of going to the next statement, the control jump to call function, ठीक है। जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, डेफिनेशन मिली तो कुछ करना नहीं, लेकिन नीचे यदि उसको क्या मिल जाती है? फंक्शन का कॉल, यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया, तो ये वापिस कहाँ पे जंप कर देता है? जहां पे वो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है, और उसके अंदर के सारे इंस्ट्रक्शन को क्या कर देता है? रन कर देता है। जब उस फंक्शन के लिखे हुए सारे इंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं? रन हो जाते हैं, तो एग्जीक्यूशन वापस कहां पे पहुंच जाता है? उसी फंक्शन कॉल में, और उस फंक्शन कॉल के नीचे लिखी हुई लाइन फिर से एग्जीक्यूट होना चालू हो जाती है, ठीक है। तो सब कुछ सीक्वेंस में चलता रहता है जब तक कि फंक्शन कॉल नहीं आ जाता। फंक्शन कॉल जैसे ही मिलता है तो वहां से जंप होके कहां पहुंचता है हमारा कंट्रोल? जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होती है, और फिर फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वापस घूम के कहां आ जाता है? जहां पे फंक्शन कॉल किया गया था, और फिर उसके नीचे की चीजें चल जाती है। यही है हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और फंक्शंस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट टॉप टू डाउन, लाइन बाय लाइन सारी चीजें चलती रहती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। पहले तो हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के बारे में समझाना अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। स्कोप मतलब क्या? अपन बोलते हैं ना कि भाई इसका बहुत स्कोप है, इसका बहुत स्कोप है, इसका कम स्कोप है, इसका ज़्यादा स्कोप है, इंजीनियरिंग कर लो बेटा बहुत स्कोप है, मेडिकल में चले जाओ बेटा इसका बहुत स्कोप है। ऐसे ही वेरिएबल का भी स्कोप होता है, ठीक है। वेरिएबल का क्या होता है? एक स्कोप होता। कहने का मतलब कि एक वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है वो क्या कहलाता है? उसका स्कोप, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। स्कोप से मतलब कि यदि इंजीनियरिंग का बंदा है तो वो हर एक जगह जा सकता है। कहने का मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जा सकता है, वो क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकता है, या मैथ्स में बहुत स्कोप है तो मैथ्स वाला बंदा इंजीनियरिंग भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है, बैंक में भी जा सकता है। एनीवेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको बोली जाती है। ऐसे ही एक वेरिएबल भी होता है, इस वेरिएबल के भी अपने आप के कुछ स्कोप होते हैं। तो उस वेरिएबल के हमारे कुछ स्कोप होते हैं। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो एक वेरिएबल दो तरीके के स्कोप हो सकते हैं एक वेरिएबल के। एक होता है स्कोप उसका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसका स्कोप कैसा होता है? ग्लोबल। और एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसका स्कोप कैसा होता है? लोकल। जैसे हमारे में होता है ना कि किसी का स्कोप ज्यादा है, किसी का स्कोप कम है, ऐसे ही एक वेरिएबल होता है जिसका ज्यादा स्कोप रहता है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम? ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जिसका ग्लोबल स्कोप रहता है उसका नाम क्या हो जाता है? ग्लोबल वेरिएबल। और एक जिसका कम स्कोप रहता है, जो मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, जो ज्यादा फील्ड्स में नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है? हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें, एवरी वेरिएबल हैज अ वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। यदि हम एक वेरिएबल की बात करें जो हम बनाते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी रहती है कि उस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका स्कोप। द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ वेरिएबल। एक पूरे प्रोग्राम में जहां जहां हम उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? उसका स्कोप, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? उसका स्कोप। यही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ ए वेरिएबल क्या होता है? अ स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, ठीक है। पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी जहां जहां हम उसको यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? उस वेरिएबल का स्कोप कहलाता है, ठीक है। अब वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द टू फॉलोइंग स्कोप, ठीक है। एक वेरिएबल दो प्रकार का हो सकता है। एक उसका क्या होगा?
अ वेरिएबल दैट हैज ग्लोबल स्कोप, या तो स्कोप कैसा होगा, उसका ग्लोबल स्कोप, यानी कि उसको सब जगह यूज कर सकते। ग्लोबल जैसे बोलते हैं ना, ग्लोबल मतलब क्या, ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, दुनिया मतलब सब जगह, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जिसको हम सब जगह यूज कर पाएंगे, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में, उसे क्या कहेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल, ठीक है, जिसकी जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उसको उपयोग कर सकते हैं, वो कौन सा कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल। उसका नाम इसलिए क्या रखा गया है, ग्लोबल, यानी कि वो पूरे ग्लोब में या पूरी दुनिया में कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम बात करें ग्लोबल से, तो यदि हमने एक प्रोग्राम बनाया है तो उस पूरे प्रोग्राम में हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे, तो ऐसा वेरिएबल कौन सा होगा, ग्लोबल वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल क्या होता है, जिसका एक लोकल स्कोप कहते हैं, ठीक है, उसका एक स्कोप क्या होता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, लोकल वेरिएबल। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई मैं तो यहीं का लोकल हूँ, तो लोकल हूँ मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया का ही बंदा है, ठीक है। ग्लोबल मतलब बेटा मैं तो पूरा ग्लोब, पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, ठीक है, मैं तो ग्लोबल आदमी हूँ, ठीक है। बट कोई बोलता है मैं लोकल आदमी, मतलब कि लोकल क्या, उसकी लोकेलिटी में ही रहता है, वो वहां से बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे ही लोकल वेरिएबल होता है जो एक्सेसिबल रहता है विद इन अ फंक्शन, ठीक है, जिस फंक्शन में उसको डिफाइन किया गया है, हम उसको उसी में यूज कर पाएंगे, सिर्फ उसी में उसको यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको कि लोकल वेरिएबल कौन हो गया और ग्लोबल वेरिएबल कौन हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दोनों के बारे में थोड़ी विस्तृत में। क्या कहला रहा है, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, जिसका स्कोप क्या होता है, इन पाइथन अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब किसी वेरिएबल को ग्लोबल कैसे बनाया जाए, तो ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा गया हो, ठीक है, हम उसको सबसे बाहर रखते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं हो, वो बाहर हो हर फंक्शन से, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है हमारा, सॉरी, ऐसा वेरिएबल हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल। एंड इट कैन बी एक्सेस्ड इन एनी फंक्शन डिफाइंड ऑनवर्ड्स, और उस प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन बने हो, उस फंक्शन के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। आसान भाषा में समझाऊं, आसान भाषा में कहने का मतलब यह है कि यदि सपोज करो कि मुझे बच्चों को पानी पिलाना है, तो यदि मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं पूरी स्कूल में, जितने भी क्लासरूम में हो, चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, 12 तक के बच्चे, वो सारे लोग उस पानी को पी सकें, तो मैं क्या करूंगा, वो जो हमारा पानी का टैंकर है, या आपके यहाँ भी वाटर कूलर लगा होगा, उसको क्या किसी कमरे के अंदर रखूंगा या किसी क्लासरूम के अंदर रख के आ जाऊंगा, नहीं, मैं उसको ऐसी जगह रखूंगा जहां से क्या होगा, सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए, मतलब कि बाहर, सभी की क्लासरूम से बाहर। किसी 10th क्लास की क्लासरूम में रख दूंगा तो क्या 9th क्लास वाले वहां जाके पी सकते हैं, क्लास चलती रहेगी, कुछ भी चलता रहेगा, तो नहीं। 8th वाले जा पाएंगे, नहीं, ठीक है, टीचर बाहर से ही भगा देगा, भैया क्या जरूरत है, पानी आप लोग की क्लास नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को, वो वाटर फिल्टर को मैं कहाँ लगाऊंगा, बाहर, आपके ग्राउंड में, कैंपस में बाहर, किसी भी क्लास के अंदर नहीं रखूंगा। तो वो क्या हो गया हमारा ग्लोबल, वो हो गया हमारा ग्लोबल वाटर फिल्टर, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसी चीज या ऐसे वेरिएबल जिसको हम चाहते हैं कि वो पूरे फंक्शन में सभी लोग उसका यूज कर पाए, जहां जहां जरूरत पड़े, जिस जिस फंक्शन में जरूरत पड़े उस वेरिएबल की, वो हम वहां वहां उसको यूज कर पाए, तो उस वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन के अंदर ना लिखते हुए हम सारे फंक्शन से उसको बाहर लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल। जैसा कि हम पानी के केस में बताया कि ऐसा फिल्टर, वाटर फिल्टर जो हम चाहते हैं कि सभी लोग यूज कर पाए, उसको हम क्या करते हैं, स्कूल के ग्राउंड में रख दिया, ठीक है, तो सभी क्लास वाले उसको पी लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाया हमारा लोकल वेरिएबल। अब दूसरा कौन सा होता है, सॉरी ग्लोबल हो गया ये, अब होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल से मतलब अब हम चाहते हैं कि कुछ पार्टिकुलर फंक्शन या कुछ, सॉरी, पार्टिकुलर वेरिएबल सिर्फ उसी के अंदर ही उपयोग में ला सके। हम क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल को सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाता है, लोकल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि क्लास 9th वाले बच्चे जो हैं, जो 9th वाले बच्चों का पानी है वो कोई और पी सके, ठीक है, या कोई और जगह के बच्चे पी सके, 9th वाले कुछ स्पेशल बच्चे हैं, वो वहां पे जो फिल्टर रखा हुआ है 9th वालों के लिए, जो पानी का फिल्टर बना हुआ है, कोई और लोग नहीं पी सके उसका पानी,
तो मैं क्या उसको ग्राउंड में रखूंगा? नहीं, कोई भी चलता फिरता आएगा वो उसका पानी पी जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, 9th क्लास में रखवा दूंगा। मैं बोलूंगा बेटा ये 9th क्लास में ये तुम लोग के लिए फिल्टर बनाया गया है, वाटर फिल्टर, आप ही लोग इसका पानी पी पाएंगे, ठीक है। कोई और जो बाहर की क्लास वाले हैं, 1st से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे, ये इसका पानी ना पी सके, इसलिए मैंने इस फिल्टर को कहाँ रखा है, 9th क्लास में रखा है। तो वो जो पानी का फिल्टर जो 9th क्लास में रखा हुआ है, वो समझ लो कि हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। उसको कौन एक्सेस कर सकता है? उसको सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो 9th क्लास के हैं, इसलिए वो कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में आपको अंतर समझ में आया। ग्लोबल वेरिएबल जिसको पूरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस कर सकता है वो हो गया ग्लोबल वेरिएबल, और ऐसा वेरिएबल जिसको सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन में यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा लोकल वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि लोकल वेरिएबल हम हर एक फंक्शन के लिए बना सकते हैं। 9th क्लास वालों के लिए बनाया तो सिर्फ 9th क्लास की यूज कर पाएंगे, 10th क्लास के लिए बनाया तो 10th क्लास के लिए यूज कर पाएंगे, ठीक है। और हम उनको उन फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, बाहर यूज करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो अंदर है, ठीक है। आप उठा के बाहर थोड़ी ले जाओगे। यदि 9th क्लास में वाटर कूलर लगा है, 10th क्लास वाले बोल रहे हैं कि हमें भी पानी पीना है, तो वो क्या 10th क्लास वाले 9th क्लास का कूलर, वाटर कूलर निकाल के बाहर ले जाएंगे क्या? नहीं ले जा सकते, एरर आ जाएगी, पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है कि यदि हमने लोकल के अंदर किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो कोई और फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते या उस फंक्शन से बाहर उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी मतलब यही बात है कि बाहर के लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं करके बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। आगे एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अब देख लेते हैं कि आखिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल बनते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है, पर मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और जैसा मैं हमेशा करता हूँ, ये लिया मैंने यहाँ से, बैक करा और यहीं के यहीं इसको रन कर दिया, ठीक है। इससे होता क्या है कि अपने को बार बार लिखना नहीं पड़ता। चलो अब मैं बनाता हूँ एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, ठीक है। सब कुछ हमको पता ही है ऑलरेडी पहले कि एक लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट जब ही आता है जब फंक्शंस बनते हैं। तो एक फंक्शन बना दिया मैंने डेफ, वही बना देता हूँ अपना सेम सम एच, ऑलरेडी बना हुआ था, क्यों बनाया, डिलीट किया, ठीक है। चलो फिर से, ठीक है। सम एच लिखा और मैं क्या करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ a इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल टू 6 और लिखता हूँ c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये मैंने लिखे फंक्शंस, ठीक है, ये मैंने लिखा फंक्शन। अब मैं देखो क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये लिखा मैंने सम एच और इसको मैंने क्या कॉल, तो हमें मालूम है कि सी प्रिंट होना नहीं है क्योंकि सम एच क्या कर दिया मैंने, सम एच डेफ इज इनवैलिड, क्योंकि यहाँ हमने क्या नहीं लगाया है, कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। ये रन किया मैंने, ये सम एच रिटर्न हो गया। इसमें से प्रिंट और कर देता हूँ, प्रिंट में लिख दिया यहाँ पे सी। अब ये जो सारे अंदर लिखे हुए हैं ना, ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये कहाँ लिखे हुए हैं, एक फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। ये सारे दिख रहे हैं ए बी सी, ये सब चीजें जो हैं वो फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल्स। इसलिए इन वेरिएबल्स को क्या नाम दिया गया है, लोकल वेरिएबल। यहाँ पे भी ये जो ए है, हैश करके लिख देता हूँ, क्या है ये, हैश करके ए लिखा, तो ये ए क्या है, ए इज लोकल। इसी तरह हैश बी इज लोकल, ठीक है। ये सब कहाँ लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए हैं, ये सब क्या कहाँ लिखे हुए हैं, एक फंक्शन के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला गया है, लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका यूज कर पाए ऐसे वेरिएबल बनाने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बाहर लिखूंगा। मैंने लिखा यहाँ पे सी, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सी इक्वल टू 5, क्या लिखा मैंने, सी इक्वल टू 5। क्या ये किसी फंक्शन के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये तो खुलेआम बाहर लगा हुआ है, यानी कि ये वही फिल्टर है जो कहाँ रखा गया है, ग्राउंड में रखा गया है, ठीक है। तो सी इक्वल टू 5 लिखा मैंने यहाँ पे, और इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सा हो गया हमारा, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सिंपल आसान भाषा में बिल्कुल समझाया गया है मेरे द्वारा कि यदि कोई वेरिएबल
किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, जैसे कि a और b एक फंक्शन के अंदर है, सम h नाम के फंक्शन के अंदर है, तो ये वेरिएबल को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, हमारा लोकल वेरिएबल। और ये जो c है ये ऐसा जो कहाँ लिखा गया है, वेरिएबल से बाहर रखा गया है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब एक्सेस करने की बात पे आती है, यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 6 और 5 11 प्रिंट हो गए। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे इसके नीचे क्या करता हूँ, प्रिंट PRINT प्रिंट, और यहाँ पे यदि मैं C को प्रिंट करता हूँ, तो C को प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, 5 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि बाहर है, यदि ये बाहर है तो मतलब ये कौन सी वैल्यू लेगा, बाहर की ही वैल्यू लेगा। ठीक है, तो प्रिंट यदि मैं C करता हूँ तो C कहाँ लिखा हुआ, बाहर, तो ये बाहर का वेरिएबल हमको एक्सेस करके देगा। और ये जो C लिखा हुआ ये अंदर है, तो ये अंदर की ही वैल्यू उठा के अंदर की वैल्यू से ही क्या करेगा, आउटपुट निकाल के देगा। इसलिए सम एच का आंसर कितना आ रहा है, 11, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जुड़े हैं और ये सी में आ गया हमारा 11। क्लियर। अब तो ये हो गया हमारा क्या, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर लिखे हैं वो कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स, और जो बाहर लिखे हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसमें ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ठीक है, तो और हम साथ में अभी प्रोग्राम्स बनाएंगे इनके एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, जो भी सैंपल पेपर्स रहेंगे लास्ट ईयर के, उन सबको हम करेंगे। ठीक है, उनको हम लेंगे क्वेश्चंस को और लाइन बाय लाइन देखेंगे कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए यदि फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आगे और भी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, तो बेल आइकॉन प्रेस करके रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड खत्म होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे ये प्रोग्राम है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो ये कौन से हो गए हमारे लोकल वेरिएबल्स, और ये फंक्शन के बाहर डिफाइंड है तो ये क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल, एंड दैट्स इनफ। ठीक है, और आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको ये जो पूरी की पूरी हमारी PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम वाले इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।